अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से मैं आपका टीचर अकील अहमद। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ अकाउंटिंग एडीसी पार्ट 1 या बीकॉम पार्ट 1 की। ये पेपर है मेरे सामने, आपको नज़र आ रहा होगा 2017 रेगुलर स्टूडेंट का। रेगुलर स्टूडेंट 2017 का पेपर है। ये हमारे किसी स्टूडेंट्स ने हमको मैसेज करके कमेंट्स करके रिक्वेस्ट करी है कि 2017 का रेगुलर स्टूडेंट का पेपर भी सॉल्व करें। चूँकि आज आपका पेपर है, अभी ये सुबह का वक्त है, तकरीबन 8:30 या 8 के करीब वक्त हो रहा है, दोपहर में आपने पेपर देना है। तो मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है बेसिक कॉन्सेप्ट से मुतालिक, इसके ABC 3 पार्ट हैं जो आपको हो सकता है बहुत मुश्किल लग रहे हो, वो मैंने अभी सॉल्व करके आपके सामने दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको आज पेपर दे रहे हैं। गुड लक, अच्छे उम्मीदों के साथ इंशाल्लाह पास होंगे। अब देखिएगा लेक्चर, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी की होगी तो इस साल इस वाले इम्तहान का आपका ये भी आखिरी पेपर होगा अकाउंटिंग का। उसके बाद हम नेक्स्ट आपका जो पीरियड होगा, जो लोग नए स्टूडेंट्स आएंगे उनके लिए हम तकरीबन पूरी कंप्लीट अकाउंटिंग कर देंगे। बीकॉम एडीसी पार्ट 2 की अकाउंटिंग भी करेंगे, बीकॉम पार्ट 2 की अकाउंटिंग भी करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग भी करेंगे यहीं पे, और इंग्लिश कम्युनिकेशन भी करेंगे इस चैनल के ऊपर, ठीक है। आप देखते रहिएगा, आपको ये फ़ायदा बहुत होगा। आज का ये सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट से मुतालिक है। अगर जिस स्टूडेंट को बीकॉम करने जा रहा है कॉस्ट कॉन्सेप्ट नहीं आते होंगे तो उसको अकाउंटिंग नहीं आती। इंटरव्यू में कॉन्सेप्ट को ही ज़्यादातर पूछा जाता है कि आपकी कितनी अच्छी अकाउंटिंग है। तो ये सवाल जो है क्वेश्चन नंबर कॉन्सेप्ट से मुतालिक है। मैं पढ़ता हूँ टाइम बचाने के लिए, मुझे भी ऑफिस जाना है अभी जल्दी, मेरी भी ऑफिस की देर हो रही है, तो मैंने इस रिक्वेस्ट के ऊपर स्टूडेंट की ये बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा ये सॉल्यूशन। मेरे सॉल्यूशन जो भी मैं लिख रहा हूँ तकरीबन 98-99% बिल्कुल दुरुस्त होते हैं। गलती के इम्कान ज़रूर है, गलती हो जाती है टोटल करने में, या उसको जो है क्योंकि कैमरे से बना रहा होता हूँ तो उसमें हो जाती है, बोल कुछ और होता हूँ लिख कुछ देता हूँ। तो ये आपसे पहले से माज़रत कर लेता हूँ, गलती होने के इम्कान ज़रूर है हर सवाल के अंदर। आप चेक कर लिया करें टोटल वगैरह। एक स्टूडेंट ने चेक भी किया था इससे पहले, बताया था आपका टोटल के अंदर ये आ रहा है, तो मैंने अप्रिशिएट किया था स्टूडेंट्स को। चलें पढ़ते हैं। पहला सवाल है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ए पार्ट है इसका। पहले ए पार्ट में कहा है इन्होंने, प्लेस द रेलिवेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इन फ्रंट ऑफ ईच स्टेटमेंट, ठीक है। ये स्टेटमेंट दिए गए, ये बना हुआ इन्होंने एक शेड्यूल बना के दिया आपके सामने एग्ज़ाम के अंदर। ये कॉन्सेप्ट है, पहले बता दूँ सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिए गए हैं आपको। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, दूसरा कंजर्वेटिज्म, तीसरा कॉन्सेप्ट दिया है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, चौथा कॉन्सेप्ट दिया है मैचिंग कॉन्सेप्ट, और पांचवा कॉन्सेप्ट दिया है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, गोइंग कंसर्न होता है, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी ये उस पर हम नहीं जाते, इसी इन 5 में बात करते हैं। ये 5 कॉन्सेप्ट आपको सवालों में दे दिए आपके सामने, यानी जिसको उर्दू में बोलते हैं तसव्वुरात। कॉन्सेप्ट माने तसव्वुरात, कुछ तसव्वुर हैं ये, ठीक है, अकाउंटिंग के अंदर, अकाउंटिंग करने के। इनकी रोशनी में कुछ इन्होंने आपको स्टेटमेंट दिए हैं यहाँ पे 1 2 3 ABCDE, यानी 5 स्टेटमेंट दिए हैं, और उनके सामने एक कॉलम बनाया है जिसको ट्रांजेक्शन की शक्ल में स्टेटमेंट दिए इन्होंने, ठीक है। आपके सामने खाली खाना छोड़ दिया है, ये खाली खाना जो कहते हैं कॉन्सेप्ट अप्लाइड, बता रहे हैं इस स्टेटमेंट में, इस ट्रांजेक्शन की जो आपके सामने लिख रहे हैं, इस सिचुएशन में जो ऊपर 5 कॉन्सेप्ट दिए उनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है। लाजमी है कि जब तक आपको कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता होगा तो आप किसी ट्रांजेक्शन को किसी स्टेटमेंट पढ़ के कभी बता ही नहीं पाएंगे कौन सा कॉन्सेप्ट रख रहा है। तो लिहाजा आपके लिए ज़रूरी है कि अकाउंटिंग को जानना है, शुरू में ही कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। मैं अपने लेक्चर बनाऊंगा, तमाम कॉन्सेप्ट को इसी चैनल पे क्लियर करूंगा कि ताकि हर क्लास के स्टूडेंट को, अकाउंटिंग पढ़ने वाले को बआसानी हो जाए। चलते हैं, चलें स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे आपके सामने पढ़ रहे हैं। पहला ये कहते हैं नंबर 1, नज़र आ रहा है आपको, और सेट करो देख अच्छी तरह। पहला कॉन्सेप्ट है, पहला आपके पास स्टेटमेंट दिया गया है ट्रांजैक्शन की शक्ल में, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड फॉर द ओनर्स रेजिडेंट, मालिक के कारोबार ने मालिक के घर का जो इलेक्ट्रिक का बिल था अदा कर दिया है।
इज़ नॉट रिकॉर्डेड एज ए बिजनेस एक्सपेंस, इसको हम बिजनेस एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि ये कारोबार का खर्चा नहीं है, मालिक के अपने घर का ज़ाती खर्चा है जो कारोबार ने पेड कर दिया है। तो अब इसमें ये बताया जा रहा है, आगे यहाँ पे बताते हैं इस जगह पे, ये इम्पोर्टेंट सेंटेंस ये है यहाँ तक। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड फॉर द ओनर्स रेजिडेंस, ओनर्स की रिहाइश का, मालिक के घर का इलेक्ट्रिक का बिल कारोबार ने पे कर दिया है। अब मसला यहाँ पे हो गया क्या ये बिजनेस एक्सपेंसेस है या ओनर के ज़ाती एक्सपेंसेस है? क्या कारोबारी एक्सपेंसेस को अपने बिजनेस एक्सपेंसेस से रिकॉर्ड करें? तो यहाँ इन्होंने बताया इज़ नॉट रिकॉर्डेड एज ए बिजनेस एक्सपेंस। तो अब ये कॉन्सेप्ट से मुतालिक बात है, यहाँ कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ वो कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा? यहाँ वाला कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मालिक कारोबार से अलग होता है और कारोबार अलग होता है। मालिक के ज़ाती खर्चों को अलग रिकॉर्ड करो, मालिक के ज़ाती खर्चों में रिकॉर्ड करो, और उनका कारोबार से कोई वास्ता नहीं है, भले कारोबार से पेमेंट किया जाए वो, लेकिन कारोबारी खर्चों में रिकॉर्ड नहीं होगा उसको बिल्कुल। और कारोबार के अपने खर्चे अलग होने चाहिए, मालिक के खर्चे दोनों रिकॉर्ड सेपरेट हो चाहिए, क्योंकि मालिक ओनर अलग होता है, कारोबार अलग होता है, दोनों को सेपरेट रखा जाए। ओनर के अपने ज़ाती खर्चे अलग, कारोबार के खर्चे अलग। जब ऐसी सिचुएशन हो कि ओनर की अपनी ज़ाती मामलात को पे कर रहा है कारोबार, तो उसको जो है वहाँ पे अप्लाई होगा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो ये कहता है कि मालिक के जो खर्चे हैं वो कारोबारी खर्चों के साथ नहीं रिकॉर्ड किए जाएंगे, उसे अलग किया जाएगा। लिहाजा यहाँ पे आंसर में लिखेंगे आप बिजनेस, यहाँ लिखेंगे आपने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये आंसर पे आएगा बिजनेस, या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये आंसर में आ जाएगा। चलें स्टूडेंट्स, मैं अभी आपको सॉल्यूशन दिखा दूंगा। बी के अंदर बी ट्रांजेक्शन आपको फिक्स असेट्स आर कैप्ड इन बुक्स एट देयर कॉस्ट प्राइस। ये कह रहा है जितने भी कारोबार के अंदर फिक्स असेट्स होते हैं, आपको पता है लैंड है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, इक्विपमेंट है, व्हीकल्स है, कंप्यूटर है, ये सारे फिक्स असेट्स हैं कंपनी, ठीक है ना। जब भी कारोबार परचेज किए जाते हैं तो इसको अकाउंट्स की बुक में इसकी ओरिजिनल कॉस्ट से लिखा जाता है, यानी जिस कीमत से ये ख़रीदे जाते हैं वही कीमत जब तक इनका कारोबार में वजूद है, ये मौजूद है, वो कीमत पे ही रिकॉर्ड, कारोबार की किताबों में उसी कीमत पे रिकॉर्ड किया जाएगा। भले मार्केट में उसकी कम वैल्यू चल रही हो या ज़्यादा वैल्यू चल रही हो, उससे हमें गर्ज नहीं होनी चाहिए। हमें जो है उसी कीमत पे जिस पे आपने असल में ख़रीदा था, कारोबारी बुक में ओरिजिनल कॉस्ट पे शो किया जाएगा जब तक उसका कारोबार में वजूद मौजूद है। ये फिक्स असेट आर कैप्ड इन बुक्स एट देयर कॉस्ट और एट देयर अकाउंट, ये कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं यहाँ से, आर ये कॉन्सेप्ट की बात है। फिक्स असेट आपकी ट्रांजेक्शन है, तो फिक्स असेट को कौन सी कीमत में कारोबारी किताबों में रखें? मार्केट वैल्यू 5-6 साल बाद गुजरने बाद चेंज हो जाती है, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन कहा गया है कॉन्सेप्ट ये है कि आर कैप्ड इन बुक्स एट देयर कॉस्ट प्राइस, उसको कॉस्ट प्राइस के ऊपर रखा जाएगा। जितने भी फिक्स असेट कारोबार में परचेज किए जाएंगे वो जब तक उनका कारोबार में वजूद है, मौजूद है, उनको अपनी असल कीमत यानी जिस कीमत पे ख़रीदा गया था उसी कीमत पे दिखाया जाएगा, उसी कीमत रखा जाएगा, भले मार्केट में वो ज़्यादा कीमत पे हो या कम कीमत पे हो, मार्केट वैल्यू पे नहीं, असल ओरिजिनल कॉस्ट को। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को क्या इसमें देखेंगे, ये कहलाएगा इसके अंदर कॉन्सेप्ट जो है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, यहाँ पे आ जाएगा ये कॉन्सेप्ट ने। इसके आगे आंसर लिखेंगे कौन सा, हिस्टोरिकल, यार हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये बताता है आपको को जब भी आप कोई भी फिक्स असेट कारोबार में ख़रीदेंगे, जब भी आप कोई फिक्स असेट्स कारोबार में ख़रीदेंगे, जब तक उसका कारोबार में वजूद है, मौजूदगी है, वो अपनी असल यानी ओरिजिनल कॉस्ट पे ही शो किया जाएगा, उसको मार्केट फेयर मार्केट वैल्यू पे कभी शो नहीं करेंगे, ठीक है, किसी भी और कॉस्ट पे शो नहीं करेंगे। हाँ, उस वक्त शो कर सकते हैं उसको मार्केट वैल्यू के ऊपर जिस वक्त हम उसको सोल्ड कर रहे हैं, बेच रहे हैं, कारोबार से ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन जब तक वो कारोबार मौजूद है ओरिजिनल कॉस्ट पर रहेगा, ठीक है। ये मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया आपको, अभी मैं आपको राइटिंग में भी दिखा दूंगा, दे दूंगा। तो यहाँ पर कौन सा आएगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, सेकंड में आएगा बी के अंदर हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट लिखेंगे आप यहाँ पे, इम्तिहान में पूरा शेड्यूल में डालेंगे और द कॉस्ट अप्लाइड में आप लिखेंगे हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ये जवाब होगा आपका, ठीक है। यहाँ पे जवाब होगा हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तीसरा सी में कहते हैं
अलाउंस आर मेड फॉर डाउटफुल डेट्स। अलाउंस माने लॉसेस से मुतालिक बात हो रही है, जब कारोबार को ऐसा डाउट हो जाए। ये देखें, अलाउंस आर मेड, अलाउंस मेड यहाँ से कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। ये इस लाइन जो हरी लाइन खींच रहा हूँ मैं, यहाँ से कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। कह रहे हैं जब भी डाउटफुल, यानी डाउटफुल माने शक हो जाए, इम्कान हो जाए डेट कर्जों का, कि कर्जे कुछ डूबने के इम्कानात हैं, कर्जे जो हैं डूब सकते हैं, यानी लॉस हो सकता है आने वाले दिनों में। कस्टमर की एबिलिटी ऐसी नज़र नहीं आ रही कि वो हमारा पैसा वापस कर देगा टाइमली, पूरा हो सकता है उनमें से कुछ पैसा हमें ना मिले। वो जो कुछ पैसा हमें ना मिलेगा, जिसका हमें अभी डाउट हो रहा है, इम्कान हो रहा है, उस डाउट और इम्कान के लिए अलाउ किया है कारोबार को कि आप अपना डाउटफुल यानी अलाउंस फॉर बैड डेट्स अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उसको उसी वक्त, जिस वक्त डाउट हुआ है उसी वक्त रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है। इसमें से कॉन्सेप्ट कौन सा है? वो ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें अलाउ किया गया है कि जिस वक्त भी आपको कोई इम्कान हो जाए लॉस का, तो आप लॉस रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसको बोलते हैं कंजर्वेटिज्म। ये नज़र आ रहा है आपको? कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहलाता है ये। ठीक है, इसमें ही बताया गया है कि जब भी कारोबारी इदारों को या कारोबार के अकाउंटेंट को ये पता चल जाए कि जो हमारा एक कस्टमर है या हमारे बहुत से कस्टमर्स हैं, उनकी एबिलिटी नहीं है कि वो हमारा पूरा पैसा वापस कर दें, हो सकता है, इम्कान है कि उसमें से कुछ पैसा हमें डूब जाए, ना मिले, तो हमको कारोबार को इजाज़त दे दी गई है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के तहत कि आप उस होने वाले इम्कान वाले लॉस को उसी वक्त रिकॉर्ड कर लें। ये इजाज़त है अलाउंस फॉर बैड्स की शक्ल में या कोई भी शक्ल का जो लॉस है उसमें रिकॉर्ड कर लें। लेकिन कहा गया है अगर आपको ऐसा लगता है किसी ट्रांजैक्शन से आने वाले वक्त में, मुमकिन वक्त में किसी ट्रांजैक्शन से आपको फ़ायदा हो जाएगा, किसी मामले में फ़ायदा हो जाएगा, तो उस फ़ायदे को रिकॉर्ड करने की इजाज़त नहीं दी गई है। आपके इम्कान पर, आपके एक्सपेक्टेशन पर उस फ़ायदे को आप नहीं रिकॉर्ड कर सकते, जो प्रूडेंस रूल्स है के मुताबिक। ठीक है स्टूडेंट्स, आप उस फ़ायदे को तो जब ही रिकॉर्ड करेंगे जिस वक्त बिल्कुल यकीनी आपको फ़ायदा हो जाए, जब रिकॉर्ड करने के लिए कहा गया है। लेकिन लॉस जब इम्कान हो जाए पैसे ना मिलने का, लॉस का, तो आप उसी वक्त रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसीलिए हम अलाउंस फॉर बैड डेट्स को रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट रिसीवेबल के साथ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आएगा सी के अंदर, सी में जो आंसर लिखेंगे कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, सी में लिखेंगे ये कंजर्वेटिज्म। नंबर डी की तरफ चलता हूँ। मर्चेंडाइज बॉट इन किलोग्राम इज रिकॉर्डेड इन रुपीज़ नॉट इन क्वांटिटी। ये भी एक कॉन्सेप्ट आ गया है, मर्चेंडाइज बॉट इन किलोग्राम। ये यहाँ से कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है। रिपीट, कहना जो भी आप मर्चेंडाइज खरीदें या कुछ भी चीज़ खरीदें कारोबार में, उसको रिकॉर्ड रुपये मॉनिटरी यानी पैसों की फिगर में होनी चाहिए वो चीज़। अगर वो पैसों की फिगर में है तो उसको रुपीज़ में रिकॉर्ड करेंगे। अगर वो क्वांटिटी में है तो क्वांटिटी में कोई रिकॉर्ड नहीं मेंटेन किया जाएगा, नॉट इन क्वांटिटी। तो अब ये आपका जो है कॉन्सेप्ट है, ये रिकॉर्ड इन रुपीज़। जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी, जो भी आप परचेज करते हैं, तो वो रिकॉर्ड किस में होंगी? वो रुपीज़ में रिकॉर्ड होंगी, पैसों में रिकॉर्ड होंगी। मॉनेटरी मेजरमेंट होनी चाहिए उसकी। अगर वो क्वांटिटी में कभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट रखता है देख लें, आपको समझ में आ गया हो। आ गया आपके सामने मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ये आ रहा है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो लिहाजा ये आपका डी का आंसर आ गया है, मनी मेजरमेंट। क्यों? ट्रांजैक्शन किलोग्राम की में जो रुपीज़ में कीमत दी गई है, रुपीज़ में रिकॉर्ड हो रही है, तो यही आपका मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है। अगर रुपीज़ नहीं दिए जाएंगे, क्वांटिटी जाएगी, तो क्वांटिटी में आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपके इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस बनते हैं, तो वहाँ पे आप जब फिगर नहीं होगी, पैसा नहीं होगा, तो वहाँ कैसे आप ये परफॉर्मेंस मेजर करेंगे, कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है, लॉस कमाया है। बैलेंस शीट में कैसे फाइनेंशियल पोजीशन को आप मेंशन करेंगे। इसलिए अगर जब आप मनी मेजरमेंट में करेंगे तो बैलेंस शीट में भी फाइनेंशियल पोजीशन मेंशन कर सकते हैं, और इनकम स्टेटमेंट के अंदर भी आप परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं, आया प्रॉफिट में या लॉस में। तो समझ गए, यहाँ पे मनी मेजरमेंट, डी का आंसर होगा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये मैंने डिटेल में आपको अच्छी तरह बता दिया है। अब लास्ट है इसका ई, रेंट एक्सपेंस इज एडजस्टेड फॉर अ प्री पेमेंट। यहाँ से कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है। रेंट एक्सपेंस इज एडजस्टेड फॉर अ रीपेमेंट, कह रहा है प्री पेमेंट से। कह रहा है रेंट एक्सपेंस को जो आप एडजस्ट करेंगे, किससे करेंगे?
उसकी प्री पेमेंट। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कारोबार के अंदर, हम पहले से एडवांस पेमेंट कर देते हैं। रेंट की हमने पहले से 2 महीने 3 महीने का रेंट दे दिया, वो हमारा कारोबार, वो हमारा असेट्स होता है। जब हम उसका हमारा जब कुछ टाइम गुजर जाएगा तो ऑटोमेटिक वो जो है एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमने जनवरी 1 तारीख को 3,000 रुपये महीने के किराए के हिसाब से हमने 9,000 रुपये 3 महीने की दे दिए, तो 31 तारीख जैसी एंड होगी तो हमारा ऑटोमेटिक एडवांस में से जो है रेंट खर्चे में बदल जाएगा। तो रेंट एक्सपेंस जो हुआ आपका, जो रेंट है वो कहाँ से एडजस्ट एक्सपेंस में कन्वर्ट होगा, वो एडजस्ट किया जाएगा फॉर प्री पेमेंट से। यही आपका आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। यहाँ कॉन्सेप्ट जाता है मैचिंग प्रिंसिपल, ये जा रहा है आपका कॉन्सेप्ट मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट ये है, वो ये कहता है कि जिस साल की आपने आमदनी जनरेट करी है, उस आमदनी को जनरेट करने के लिए उस साल के जो भी खर्चे हैं उस आमदनी में से ही माइनस किए जाएंगे। ठीक है, जिस साल के खर्चे हैं उसी साल की आमदनी से माइनस किए जाएंगे। फ़र्ज़ करें 2020 के जो खर्चे हैं वो 2020 की आमदनी में से माइनस की जाएंगे। लिहाजा आमदनी और एक्सपेंसेस की जो मैचिंग होती है वो एक ही पीरियड की होनी चाहिए, उसी को बोलते हैं मैचिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं है कि आमदनी आपकी 2020 की और खर्चे 2021 के माइनस कर रहे हैं, ये नहीं। मैचिंग प्रिंसिपल कहता है 2020 की जो आमदनी रेवेन्यू आपने अर्न करी है, उस अर्न करने के लिए जो खर्चे 20 में किए हैं आपने, वही खर्चे माइनस होंगे इसमें से। 2021 वाले या 2018 के खर्चे माइनस नहीं हो सकते। सही मेजरमेंट करने के लिए इनकम को, तो उसी मैचिंग कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ई में जो अप्लाई होगा आंसर मैचिंग कॉन्सेप्ट, यानी ये रहा मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके सामने अभी सॉल्व करा है, मैं आपको सॉल्व हुआ दिखाता हूँ। देखिए स्टूडेंट, इम्तिहान में इस तरह सॉल्व करेंगे। ये तो आपका क्वेश्चन था, ए पार्ट मैंने अभी आपको सॉल्व करके बताया था। ये आपके सारे कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। ये अब यहाँ से मैंने सॉल्यूशन करा, आप इस तरह ड्रॉ कर लिएगा कापी में लाइन, एक लाइन छोड़ के ये ड्रॉ कर लिएगा डबल लाइन के ऊपर। ये तो ऐसे उतार लिएगा सवाल में, मैंने यहाँ नंबर का कॉलम बढ़ा लिया, नंबर दिया हुआ सवाल में, नंबर दिया हुआ, नंबर का कॉलम हो गया, ट्रांजिशन हो गई। ये कॉन्सेप्ट अप्लाइड, इस ट्रांजिशन पे कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। तो आप इम्तिहान में बिल्कुल इसी तरह बनाएंगे और इसी तरह आंसर देंगे, पूरे नंबर मिलेंगे आपको, कोई नंबर नहीं कटेगा। अब ये तो सवाल में दिया, यहाँ तक तो सवाल में दिया हुआ है। यहाँ आपने कॉन्सेप्ट इस तरह लिखेंगे, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये तो मैंने अभी समझा ही दिया है आपको, अब इस पर टाइम ज़ाया नहीं करता मैं। आंसर इस तरह होंगे, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट आ गया सेकंड में, थर्ड में कंजर्वेटिज़म आ गया, यानी सी में कंजर्वेटिज़म आ गया, डी में मनी मेजरमेंट, ये मनी है, वाई लगा दिया था, वाई नहीं लगाया था, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट आ गया, ई में मैचिंग कॉन्सेप्ट आ गया। ये आपका आंसर हो गया ए पार्ट का। अब बी पार्ट करते हैं आपको। अच्छा, दूसरा है कि मैं कॉन्सेप्ट आपको दिखा देता हूँ, पढ़ता नहीं हूँ आपके सामने, आप ये देख लें, पढ़ लीजिएगा खुद ही। कॉन्सेप्ट मैंने अभी उर्दू में समझा तो दिया आपको, ये मैंने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के बारे में लिख दिया आपको, इस ट्रांजेक्शन के हवाले से हर कॉन्सेप्ट दिखा देता हूँ आपके सामने जो मैंने लिखा है, क्योंकि टाइम बचा रहा हूँ, मुझे भी ऑफिस जाना है अभी। ये हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट लिख दिया ट्रांजेक्शन हवाले से, मैंने पढ़ लीजिएगा इसको, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे ऑफिस जाना है। स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट करी थी, तो उसी रिक्वेस्ट की वजह से मैंने ये चलते चलते बना दिया है। ये कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट है, ये पूरा लिख दिया है। उर्दू में मैंने आपको समझा दिया, मेरे अल्फाज को सुनिएगा जो बताएं। ये कॉन्सेप्ट आपके सामने, ये इम्तिहान में लिखे नहीं है आपने, ये आपके जहन के अंदर आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट के लिए जो मैंने लिखे हैं। ये मैंने अपनी ऑन लैंग्वेज में लिखे हैं, गलती हो तो पहले सॉरी कर लेता हूँ, ग्रामर की गलती हो तो। मैचिंग कॉन्सेप्ट, ई वाला कॉन्सेप्ट, ये सारे ठीक है स्टूडेंट्स। चलें इसका बी पार्ट करते हैं। तो आपसे चलते हुए फिर भी आपसे बी पार्ट करने जा रहे हैं। आपसे दोबारा एक रिक्वेस्ट करते हैं, इंग्लिश मास्टर चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे फैलाएं, स्टूडेंट्स को आगे भेजें इसको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइब बढ़ें, हम इस चैनल को चलाएं ज़्यादा आपकी आसानी के लिए। हर क्लास की इसमें काउंटिंग करें, इंग्लिश पढ़ाएं हर क्लास की। अभी तो हम बीकॉम की कर रहे हैं, लेकिन आगे तक हम मास्टर वगैरह सब क्लास को पढ़ाएंगे, इससे आपको बहुत आगे भी फ़ायदा होगा। आप इसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादातर लोगों को भेजें, इसको शेयर करें, कमेंट्स करें, हमें
कमेंट्स करके बताएं। तो हम कमेंट्स का जिस तरह ये कमेंट्स आया था तो हमने इस पर सवाल हल किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं बी पार्ट की तरफ चलता हूँ। देखें स्टूडेंट्स, ये बी पार्ट नज़र आ रहा है आपको, जो अभी हमने सवाल पढ़ा है उसका। अब ये बी पार्ट दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट दिया है। क्वेश्चन पेपर हमारा एग्जामिनेशन पेपर 2017 रेगुलर स्टूडेंट का था। किसी स्टूडेंट की फरमाइश के ऊपर, रिक्वेस्ट के ऊपर ये सवाल कर रहा हूँ मैं। ये इसका बी पार्ट है, मैं पढ़ता हूँ। हाउ वुड यू शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ अ फर्नीचर ट्रेडर्स इन लेजर एंड बैलेंस शीट क्वेश्चन मार्क डू नॉट शो द अमाउंट इन ईच कॉलम। कह रहा ये यहाँ पे जो आपको एक शेड्यूल बना के दिया है इन्होंने, उसमें 3 कॉलम है। एक पहला कॉलम ट्रांजेक्शन का है, दूसरा कॉलम लेजर का है और तीसरा कॉलम बैलेंस शीट का है। ये 3 कॉलम आपके पास एक जो है टेबुलेशन फॉर्म में एक शेड्यूल आया है, स्केड्यूल आया आपके पास। तो अब यहाँ पर आपके सामने एक ट्रांजेक्शन लिखी हुई है और उससे कहा गया इस ट्रांजेक्शन का आप कोई अमाउंट में बात नहीं करें, आप सिर्फ बताएं इस लेजर में और ट्रांजेक्शन के 2 टाइटल, कम से कम 2 टाइटल अकाउंट हर ट्रांजेक्शन इस्तेमाल होते हैं। जो टाइटल ऑफ अकाउंट इस्तेमाल होंगे वो अकाउंट लिखें और उनका बताएं कि ये डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। आपने पढ़ा होगा प्रिंसिपल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ा होगा उसके तहत, कि कोई टाइटल जो है किस से ताल्लुक होता है। असेट्स, नेचर ऑफ अकाउंट कौन से होते हैं? 5 होते हैं। असेट्स, लाइबिलिटीज़, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, ये 5 नेचर ऑफ अकाउंट या मेन अकाउंट्स होते हैं। इन्हीं के रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट बताए थे जो आपने शुरू में अकाउंटिंग पढ़ी होगी। असेट्स का रूल ये था कि जब भी असेट्स इंक्रीज करेगा डेबिट करेंगे और जब भी असेट डिक्रीज करेगा क्रेडिट करेंगे। इसी तरह लाइबिलिटीज़ का रूल ये था कि जब भी लाइबिलिटीज़ इंक्रीज होगी तो हम उसको क्रेडिट में शो करेंगे, जब भी लाइबिलिटीज़ डिक्रीज होगी तो उसको हम कहाँ शो करेंगे? डेबिट में शो करेंगे। ठीक है। इसी तरह कैपिटल का रूल था, जब भी कैपिटल इंक्रीज करेगा उसको हम डेबिट, उसके हम क्रेडिट में शो करेंगे, जब भी कैपिटल डिक्रीज करेगा उसको हम डेबिट में शो करेंगे। इसी तरह रेवेन्यू का रूल था, जब भी रेवेन्यू इंक्रीज करेगी उसको हम क्रेडिट में शो करेंगे और जब भी रेवेन्यू डिक्रीज होगी उसको हम डेबिट में शो करेंगे। ठीक है। इसी तरह एक्सपेंस का रूल था, जब भी एक्सपेंस इनकर्ड होंगे उसको हम डेबिट में शो करेंगे, जब भी यानी इंक्रीज होंगे, इनकर्ड माने इंक्रीज होंगे तो हम उसको डेबिट में शो करेंगे, जब भी एक्सपेंस डिक्रीज होंगे उसको हम क्रेडिट में शो करेंगे। असेट्स का और डेबिट का रूल एक जैसा है, लायबिलिटीज़ का, कैपिटल का और रेवेन्यू का, तीनों का रूल एक जैसा है, एक ही तरह से चलते हैं। ये इसके रूल्स आपने पहले पढ़े होंगे, ये मैंने यहाँ रिपीट कर दिए। रूल्स ऑफ डेबिट, उसी के मुताबिक से हमें ट्रांजेक्शन का इफेक्ट दिखाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक लेजर है। लेजर के अंदर टाइटल ऑफ अकाउंट लिखा जाता है और उसका डेबिट क्रेडिट साइड में अमाउंट लिखते हैं, बस ये। और ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में 3 आइटम आते हैं, असेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल। 3 नौयत के अकाउंट इसके अंदर बैलेंस शीट में आते हैं और जो बाकी एक्सपेंस और रेवेन्यू होता है वो जाता है किसमें? रेवेन्यू, उसके अंदर इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाता है। इनकम और रेवेन्यू और एक्सपेंसेस जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, और बाकी 3 मेन अकाउंट में 5 में से 3 जो रहते हैं बैलेंस शीट में आते हैं, असेट्स, लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल, यानी ओनर्स इक्विटी। अब नंबर 1 मैंने इसको नंबर 1 समझ लें। पहले ट्रांजेक्शन को 1 2 3 4 5 6 ट्रांजेक्शन दी गई हैं। पहले ये परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फॉर ऑफिस यूज़। आपने ऑफिस यूज़ के लिए फर्नीचर ख़रीदा है, ऑफिस यूज़ के लिए, तो वो कितने का वो ख़रीदा है आपने। तो अब बताएं इसकी क्या आप इसकी, इन्होंने एक एग्जाम्पल दे दिया आपको। डेबिट करेंगे फर्नीचर और क्रेडिट कर देंगे अकाउंट पेबिल। ठीक है। जब भी आप ऑफिस यूज़ के लिए फर्नीचर खरीदते हैं तो क्या करते हैं? फर्नीचर डेबिट और अकाउंट पेबिल क्रेडिट, क्योंकि आपने जो है ऑन क्रेडिट उधार में ख़रीदा है, कोई पेमेंट नहीं गई है। तो फर्नीचर आपके पास आया, फर्नीचर डेबिट हो गया, अदायगी आपने नहीं करी, कर्जा आपके पास चढ़ गया, इंक्रीज़ कर गया कर्जा, तो आपने रूल के मुताबिक क्रेडिट कर दिया अकाउंट पेबिल अकाउंट को। बैलेंस शीट में क्या होगा ये? अब बैलेंस शीट में इसका नेचर बताना पड़ेगा कि ये जो आपने काम किया है इसमें क्या चीज़ इंक्रीज़ करी है। पता लगा आपका जो है इसके अंदर ये बैलेंस शीट में असेट्स आता है, असेट्स अकाउंट इंक्रीज़ कर गया, चूँकि फर्नीचर ताल्लुक असेट से होता है, फिक्स असेट था वो इंक्रीज़ कर गया है। फिर जो लायबिलिटी ताल्लुक किससे है? ये करंट लायबिलिटीज़ है। करंट लायबिलिटीज़ जो है इंक्रीज़ हो गई, या लायबिलिटीज़ भी लिख सकते हैं या करंट लायबिलिटीज़ भी लिख सकते हैं, चाहिए तो यह इस तरीके से ये एग्जाम्पल दी थी उन्होंने। इसके मुताबिक जो है, अब बॉट फर्नीचर फॉर सेल पर्पस, सेल पर्पस के लिए कोई चीज़ खरीदेंगे तो उसको हम मर्चेंडाइज या गुड्स कहेंगे, याद रख लें।
मर्चेंडाइज की तारीफ यह है कि वो सामान जो बेचने की नीयत से ख़रीदा जाए कारोबार में, वो मर्चेंडाइज यानी परचेजेस के नाम से रिकॉर्ड करते हैं और मर्चेंडाइज कहते हैं उसको। जब बेचेंगे तो सेल के नाम से उसको रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन सेल डिक्रीज़ हो रही होगी, उसमें वो मर्चेंडाइज डिक्रीज़ हो रही होगी। तो अब ये आपकी मर्चेंडाइज है, जिसको हम पीरियोडिकल सिस्टम में परचेज लिखते हैं, फिजिकल इन्वेंटरी सिस्टम में मर्चेंडाइज बोलते हैं। बॉट फर्नीचर फॉर सेल पर्पस ऑन अकाउंट। अब यहाँ पे जैसे ये एग्जाम्पल दी थी इसके मुताबिक करनी है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, हम डेबिट कर देंगे किस चीज़ को, हमारे पास क्या चाहिए, फर्नीचर है, फर्नीचर को डेबिट कर देंगे, ऑन अकाउंट में हमने ख़रीदा है क्रेडिट कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह ट्रांजेक्शन आई है, अकाउंट पेबल को हम क्रेडिट कर देंगे। तो इसी तरीके से यही चीज़ यहाँ पे इंक्रीज होगी, इंक्रीज असेट्स अकाउंट या फिक्स असेट बोल रहे हैं असेट्स, और इंक्रीज लाइबिलिटीज अकाउंट। बिल्कुल सेम यही ट्रांजेक्शन यहाँ रिपीट हो जाएगी, इसमें कोई नहीं, इसमें इसके अंदर सेम नहीं होगी, फर्नीचर नहीं करेंगे यहाँ पे, यही तो गलती होगी यहाँ पर, मैंने भी गलती में जा रहा था। बॉट फर्नीचर, देखिए ऊपर आई ट्रांजेक्शन पर्पस नहीं बताया था किस लिए खरीदा है, एग्जाम्पल है यहाँ पर्पस बताया है किस लिए खरीदा है फर्नीचर को, फॉर सेल पर्पस का मतलब आप इसका ये काम है आपका, इसमें आप डीलिंग कर रहे हैं, ये मर्चेंडाइज हो गई आपकी, ये मर्चेंडाइज। तो यहाँ क्या करेंगे, DR डेबिट करेंगे मर्चेंडाइज या परचेजेस को, ठीक है, क्रेडिट करेंगे यही अकाउंट पेबल लाइबिलिटी से इसी तरह क्रेडिट हो जाएगी। मर्चेंडाइज का ताल्लुक असेट्स से, इंक्रीज हो गया असेट्स इंक्रीज हो गया यहाँ पे, और लाइबिलिटीज का ताल्लुक जो है अकाउंट पेबल का ताल्लुक लाइबिलिटीज से, लाइबिलिटीज में इंक्रीज हो गई, यहाँ लिख देंगे इंक्रीज लाइबिलिटीज। तो ये अब मैं इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ आपको, इसमें बताइए आपको ये सॉल्यूशन स्टूडेंट्स देखते हैं। पहली है जो आपके पास मैंने अभी दिखाई, ये जो सवाल में दिए थे एग्जाम्पल वन एग्जाम्पल के, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फॉर ऑफिस यूज़, तो फर्नीचर डेबिट हो गया था, क्रेडिट कर दिया हमने अकाउंट पेबल, इसका टाइटल ये सवाल में दिए ट्रांजेक्शन, इंक्रीज फिक्स असेट्स और इंक्रीज लाइबिलिटीज़, ये यहाँ तक तो एग्जाम्पल सवाल में दी थी, ये हमने सॉल्व करी है। बॉट फर्नीचर यहाँ लिखा है फॉर सेल, यहाँ पर्पस बताया, उस वाली ट्रांजेक्शन पर्पस नहीं था, इसलिए उसको हमने फर्नीचर के नाम से रिकॉर्ड कर दी। अब ये जो फर्नीचर खरीदा है, आपकी दुकान है फर्नीचर का, आप कारोबार फर्नीचर बेचने का करते हैं, कहीं से खरीद के लाते हैं फिर इसको सेल करते हैं। फर्नीचर को आप खरीद के लाते हैं, पहले आप खरीद के ला रहे हैं किस लिए, बेचने की नियत से ऑन अकाउंट में, तो उसको मर्चेंडाइज कहेंगे। यहाँ हमने डेबिट की मर्चेंडाइज, या उसका दूसरा नाम लिख दिया परचेजेस भी कह सकते हैं, क्योंकि दो सिस्टम बताए अकाउंटिंग में, एक पीरियोडिकल इन्वेंटरी सिस्टम है, एक जो है परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है। पीरियोडिकल इन्वेंटरी सिस्टम में हम परचेजेस के नाम से पुकारते हैं मर्चेंडाइज को, और फिजिकल इन्वेंटरी सिस्टम में हम मर्चेंडाइज के नाम से लिखते हैं। आप कुछ भी लिख लें इसके अंदर चल जाएगा आपका। और आप बताएं जो मर्चेंडाइज कारोबार में इसका ताल्लुक नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, असेट्स का है, हमने यहाँ असेट लिख दिया। क्या ये कारोबार इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है, जो डेबिट हुई है, जब भी डेबिट होती है कोई भी असेट्स उसको इंक्रीज होना बोलते हैं, जब भी कोई असेट्स इंक्रीज होगा वो डेबिट होता है। फिर जो आपके पास अकाउंट पेबल का ताल्लुक इससे लाइबिलिटीज से, और लाइबिलिटीज आपकी क्या हुई है, क्रेडिट हुई, जब भी लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, ठीक है। इसी तरीके से 3 सोल्ड, ये कह रहा है सोल्ड फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज़ 7,000 रुपये का आपके पास फर्नीचर था, आपने उसको 9,000 रुपये का बेच दिया, यानी आपने 2,000 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया। चूँकि ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में 3 ही अकाउंट आते हैं, एक तो असेट्स, दूसरा लाइबिलिटीज और तीसरा कैपिटल। रेवेन्यू और वो अकाउंट नहीं आता इसके अंदर, तो मैं यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, जो मैंने यहाँ रेवेन्यू लिखा है, रेवेन्यू जगह हम लिख देंगे कैपिटल, ठीक है। यहाँ कैपिटल लिख देंगे, मैंने यहाँ लिखा था रेवेन्यू, चूँकि इसमें 3 ही आते हैं, असेट्स कैपिटल लाइबिलिटीज़। वैसे तो ये रेवेन्यू है कारोबार की, अगर इनकम स्टेटमेंट होता है हम इसको रेवेन्यू शो करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको कैपिटल शो करें। कैपिटल को जो है कह रहे हैं कि 7,000 भी कॉस्ट थी, 9,000 की बेच दी, 2,000 का फायदा किसको हुआ, कैपिटल को हो गया है, जो मालिक जो होता है कैपिटल होता है, उसको 2,000 फायदा हो गया। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, लेजर में लिखेंगे, डेबिट करेंगे कैश अकाउंट को और क्रेडिट करेंगे सेल अकाउंट को, और क्रेडिट कर देंगे परचेज या मर्चेंडाइज, जो 7,000 रुपये की मर्चेंडाइज थी वो हमारे पास से चली गई, डिक्रीज हो गई 7,000 रुपये की, मैंने फिगर लग के दिखाई है। और जो हमने सेल्स शो करी है और यहाँ पर, उससे आपको यहाँ सेल की जगह हम लिख देते हैं गेन, गेन हुआ है किसको गया, वो कैपिटल में चला गया 2,000 रुपये का गेन, ठीक। और जो आपके पास पैसे कितने आए, कैश की शक्ल में आए 9,000 रुपये के, ये कैश क्या है, इसका ताल्लुक असेट से है। हमने जो लेजर अकाउंट में क्या किया, डेबिट करा कैश अकाउंट को, क्रेडिट किया गेन को,
और क्रेडिट किया परचेज मर्चेंडाइज को। ये कॉस्ट प्राइस से 7,000 की प्राइस से हमारे पास सामान चला गया 7,000 रुपये का। अब जब बैलेंस शीट में आए तो हमने क्या, ये चीज़ हमारी चूँकि सामान चला गया डिक्रीज हुई है तो हमने इसलिए डिक्रीज लिखा है। और ये डिक्रीज क्या चीज़ हुई है, असेट्स हुई है। असेट्स में कमी वाक़ हुई है, मर्चेंडाइज असेट्स थी, इसमें कमी वाक़ हो गई। ये गेन जो है, गेन मुनाफा होता है, मुनाफा किसके पास जाता है, कैपिटल में। कैपिटल इंक्रीज कर जाता है तो हमने इंक्रीज, जब भी कैपिटल इंक्रीज होता है कैपिटल हो जाता है, वो जो है इसको क्रेडिट कर दिया जाता है। कैपिटल है 2,000 से, इसको फ़ायदा हुआ है। और आपके पास कैश अकाउंट में कितना पैसा आया है, 9,000 रुपये है। तो कैश डेबिट कैश अकाउंट किससे ताल्लुक होता है, असेट से। असेट इंक्रीज हुआ है। इसी तरीके से चौथी है ऑनर्स टूक ऑफिस फर्नीचर फॉर होम यूज़। मालिक ने अपने घर के इस्तेमाल के लिए ऑफिस फर्नीचर ले लिया है। लेजर में एंट्री करेंगे, डेबिट करेंगे ड्राइंग्स, क्रेडिट करेंगे फर्नीचर। बैलेंस शीट में लिखेंगे ड्राइंग का ताल्लुक जो है कैपिटल से होता है, कैपिटल डिक्रीज हुआ है इसलिए कैपिटल डिक्रीज हुआ है इसलिए ड्राइंग डेबिट कर दी गई। और क्रेडिट करेंगे हम फर्नीचर को, फर्नीचर कम हुआ है, कारोबार से मालिक ले गया अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, डिक्रीज हुआ है फर्नीचर। तो ये फर्नीचर का ताल्लुक किससे, असेट से। और असेट क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। 5वां ट्रांजेक्शन 5, ऑनर टूक मर्चेंडाइज फॉर होम यूज़। ऑनर ने अपने घर के इस्तेमाल के लिए कुछ सामान मर्चेंडाइज निकाल ली है, ले गया कारोबार से। तो हमारा लेजर अकाउंट में डेबिट करेंगे ड्राइंग अकाउंट, क्रेडिट करेंगे मर्चेंडाइज। बैलेंस शीट में ये ड्राइंग का ताल्लुक किससे, कैपिटल से है। कैपिटल क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है। इसी तरीके से जब भी कैपिटल डिक्रीज होता है ड्राइंग डेबिट होती है। और क्रेडिट करेंगे हम मर्चेंडाइज को, मर्चेंडाइज में कारोबार की मर्चेंडाइज में कमी वाक़ हुई है। मर्चेंडाइज ताल्लुक असेट से, और असेट क्या है, कम हुआ है, कम होता है डिक्रीज होता है। आखिरी छठी है ऑफिस फर्नीचर सोल्ड एट ब्रेक इवन नो लॉस नो। ब्रेक इवन वो पॉइंट होता है जहाँ पे जब आप किसी चीज़ को बेचते हो जहाँ प्रॉफिट ना लॉस, यानी पूरी कॉस्ट के ऊपर कोई चीज़ बिकती है, कोई प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता। तो हमने डेबिट किया फर्नीचर को, जो सेल किया फर्नीचर, सेल इनकम हो गई सर। और क्रेडिट क्या है, भी फर्नीचर को क्रेडिट कर दिया। एक इस वाले ऊपर वाले फर्नीचर का जो हमने सेल करी है, बेचा है, इससे आपके पास पैसा आया होगा, ये डिक्रीज हुआ है फर्नीचर के अंदर इन फर्नीचर। और जो क्रेडिट फर्नीचर को कर रहे हैं हम, नो चेंज इन ऑनर्स इक्विटी में कोई चेंज नहीं आई, क्योंकि ऑनर इक्विटी में जब भी चेंज आएगी या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। तो कैपिटल इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। जितने की कीमत थी उतने का बेच दिया, तो वन साइड इफेक्ट ही आया इसका, टू साइड इफेक्ट नहीं आया। अगर टू साइड इफेक्ट होता तो कुछ ज़्यादा पैसे मिलते हैं तो गेन करता, तो ऑनर्स की इक्विटी यहाँ इन्वॉल्व होती है, प्लस कर जाता, या लॉस होता तो वो माइनस होता, लॉस डिक्रीज कराता है। कैपिटल को डिक्रीज करना बोलते हैं, इंक्रीज करना, लेकिन यहाँ नो चेंज आया है। स्टूडेंट्स ये भी हो गया है। हम सी पोर्शन में कहा गया है ट्रांजिशन, उन्होंने खुद से एक शेड्यूल बना के दिया है, उसमें ट्रांजिशन रिकॉर्ड करके दिए हैं। समरी फॉर्म के अंदर, टेबुलेशन फॉर्म में कहा है कि उसकी ट्रांजिशन लिखिए आप इंग्लिश सेंटेंस के अंदर। तो देख लें स्टूडेंट, मैं हटाता हूँ ये सॉल्यूशन। आपको नज़र आ रहा है सॉल्यूशन, ये बी वाला सॉल्यूशन आपको नज़र आ रहा है। वक्त बचाने के लिए अब आज़ाद नहीं कर रहा मैं, सॉल्यूशन आपके सामने कर दिया है। चलें आप सी सेक्शन करते हैं। सी सेक्शन देख लें, ये इसमें ट्रांजिशन लिखी है, जितनी भी उसमें एंट्रियाँ दी हैं वो ट्रांजिशन 1 से लेके सबकी सिर्फ इंग्लिश में ट्रांजिशन लिखनी थी, ये मैंने लिख दी है। अब वक्त कम है इसलिए मैंने कोशिश की है कि आप इसको खुद पढ़ लीजिएगा। ट्रांजिशन सवाल उसके अंदर एंट्री हुई भी हैं। इसी सेक्शन 2017 का क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल कर दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 2 वर्कशीट से मुतालिक है, उसका टाइम नहीं है, मैं भी ऑफिस जाऊँ, आप भी पेपर की तैयारी करें। शुक्रिया। चलते हुए आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इंशाल्लाह आप अच्छा पेपर करके आएंगे। शाम को आपका पेपर देखते हैं कैसा आया है। अगर हमारे पास पेपर आता है तो हम देख के इसको सॉल्व करेंगे। कल के इंग्लिश के पेपर के बाद सॉल्व करेंगे उसको। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।